हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने ये 9th रिवीजन कर ली, बेसिक पीरियोडिक टेबल देख ली, और हम लोगों ने केटाइंस देख ली। अब आज हम लोग एनाइंस देखेंगे और केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक ना। तो चलते हैं अपने एनायंस के स्लाइड पे और वहां पे हम लोग एनायन आज शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका एनायंस। एनायंस क्या होते हैं? जो निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, 1 2 3 कितने भी हो, जनरली 1 या 2 या 3 रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनायंस कहते हैं। कोई भी एटम या एलिमेंट के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? उसको हम लोग एनायंस बोलेंगे। ठीक ना। तो एनायंस कितने होते हैं? वैसे ही जैसे हम लोगों ने केटायंस के बारे में बात की थी ना, वैसे ही एनायंस भी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट होते हैं। तो जरा एक बात बताइए, जरा आप लोग फिर से हम लोग पीरियोडिक टेबल में चलते हैं और वहां पे एक बार पहले समझ लेते हैं और फिर तब हम लोग इधर आएंगे। ओके ना। पीरियोडिक टेबल में एक बार चलते हैं। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पिछली बार मैंने ये सब बताया था। ये अब यहां से देखिए, इसके आगे जब हम यहां से जाते हैं, ठीक ना, हम इधर से शुरू कर रहे हैं। जब ये ग्रुप नंबर 17 पर आप जरा गौर कीजिएगा। ये ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है, इसके लास्ट में 7 आता है। जब इनका हम लोग के एलिमेंट करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 7 आता है। तो बताइए लास्ट में होने कितने चाहिए? 8। तो या तो 8 करने के लिए एक ले ले या अपना 7 निकाल दे। तो 7 निकालना मुश्किल काम है, लेकिन एक लेना आसान काम है। एक लेना क्या है? आसान काम है। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बाहर से। रिएक्शन के टाइम क्या होगा? कहीं किसी दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। वैसे ही ऑक्सीजन, सल्फर, ये सेलेनियम और टेरेनियम, ये सब क्या होंगे कि ये सब रिएक्शन के समय दो दो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या वो 6 बाहर निकाल देगा? नहीं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा रिएक्शन के टाइम। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने। पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, तो कैंसिल था, लेकिन अब इसने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि प्रोटॉन अभी भी उतना ही है और एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 2 निगेटिव चार्जेस के ऊपर ज्यादा हो गए। सेम वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी एक एक निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम में दो दो निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें क्या होता है? जनरली इसमें यह होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 5 हैं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो वो पांचों निकाल दे या 3 ले ले। तो 3 लेना आसान काम है, 5 निकालना मुश्किल काम। तो ये क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के टाइम में बाहर से ले लेंगे। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेंगे, तो चूंकि प्रोटॉन पहले जितना था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी अधिकता दिखाएंगे और इसके ऊपर -3 का चार्ज हो जाएगा। ओके ना। अच्छा, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, ये क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 होते हैं लास्ट में। ठीक ना। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 4। लास्ट वाले सेल में 4 होते हैं। या तो ये 4 दे दे या 4 ले ले, लेकिन जनरली ये होता क्या इसमें? जनरली इसमें होता है कि ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। मतलब 4 किसी के साथ शेयर कर लेता है, पूरा का पूरा नहीं छीनता। कहता है कि हम लोग शेयर कर लेते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज करूंगा और तुम भी यूज करो, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम भी यूज करो और मैं भी यूज करूं। ठीक ना। तो ये लोग शेयर कर लेते हैं। ये लोग छीनते नहीं है, बल्कि ये लोग सहमति के साथ रहते हैं कि तुम भी खुश और मैं भी खुश। तो हम लोग अब इसको जरा डिटेल में आज देखेंगे और यही सब तो एनायंस बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं कर्सर मेरी जो घूम रही है, यही सब एनायंस, यही सब निगेटिव चार्ज बनाएंगे। ठीक ना। क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये सब तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। कौन लेंगे? यही इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये लास्ट वाला तो कुछ करेगा ही नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे
अपने एनायंस पे। तो एनायंस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो कि मोनोवैलेंट एनायन होंगे, मोनोवैलेंट यानी कि जिसके ऊपर -1 का चार्ज होगा। तो बताइए कौन से होंगे, सबसे लास्ट वाले याद आ गए, फ्लोरीन के ऊपर -1 होगा, और किसके ऊपर होगा, क्लोरीन के ऊपर होगा, और किसके ऊपर होगा, ब्रोमीन के ऊपर होगा, और किसके ऊपर होगा, आयोडीन के ऊपर होगा, और किसके ऊपर होगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है, एक सेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं, और अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देकर H+ बन जाए तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग फ्लोरीन अब नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमाइड, आइड, IDE, आइड, और इसको बोलेंगे हम लोग आयोडाइड, आइड। आप देख रहे हैं ना, +1 मोनोवैलेंट में ज्यादातर क्या आ रहा है, आइड, IDE, 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 IDE। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, अब बताइए हमें मोनोवैलेंट के बाद अगर मैं बात करूं डाईवैलेंट की, डाईवैलेंट एनायन यानी कि -2 चार्ज जिसके ऊपर हो, ठीक ना, वो कौन कौन से होंगे, वो ऑक्सीजन वाले। क्या याद आया आपको, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं, तो ये 2 ले लेगा, ठीक ना। तो ऑक्सीजन वाले, इसका नाम होता है ऑक्साइड, इसका क्या नाम होता है, ऑक्साइड। अगर सल्फर के ऊपर 2 माइनस होता है तो इसका नाम होता है सल्फाइड। क्या नाम होता है, सल्फाइड, ओके ना। अच्छा, तो ट्राइवैलेंट कौन से होंगे, मैं ट्राइवैलेंट आगे लिख रहा हूं, यहां देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ट्राइवैलेंट। आप लोग भी नीचे लिख लीजिएगा। अभी आप यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़िएगा, ठीक ना, अभी इसमें और लिखवाना है मुझे, यहाँ पे अभी लिखवाना है और यहाँ पे लिखवाना है। ये आप एक बार पूरा देख लीजिए, फिर आप लोग एक साथ बाद में लिखिएगा। तो इस पर क्या होगा, -3, इस पर क्या होगा, -3। तो ट्राइवैलेंट में कौन से आएंगे, वही नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन वाले ग्रुप के सारे। तो N3- होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्राइड। अगर फास्फोरस के ऊपर -3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड। इसके नीचे और भी होते हैं, एस होता है, आर्सेनिक, लेकिन हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जितना काम है उतना देख लिया हमने, ठीक ना। ट्राइवैलेंट तो और भी होंगे लेकिन हम लोग इतना ही देखेंगे। तो अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट जो कि मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट होते हैं, ओके ना। तो आप लोग उसको भी देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, उनका बार बार यूज आएगा। तो मैं ना पहले मोनोवैलेंट में सब कुछ लिखता हूं, फिर मैं डाइवैलेंट में लिखूंगा, फिर मैं ट्राइवैलेंट में लिखूंगा, ओके। तो एक लकीर यहां आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये तो हमें मालूम चल गया लॉजिक से, पीरियोडिक टेबल से। अब कुछ और होते हैं जो कि मोनोवैलेंट होते हैं, कौन कौन से हैं वो। अगर आपको लिखा जाए कुछ, अब ऐसे मैं लिखने जा रहा हूं ना जो कि मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके वो बने होंगे, और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया गया होगा। क्या बात समझ में आ गई, एक मॉलिक्यूल होगा जो कि 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बने होंगे, और पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर हम लोग चार्ज लिखेंगे, ठीक ना। तो अगर पूरे मॉलिक्यूल ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोनोवैलेंट है। अगर पूरे मॉलिक्यूल ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम लोग बोलेंगे वो डाइवैलेंट है। अगर पूरे मॉलिक्यूल ने मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो हम लोग बोलेंगे वो ट्राइवैलेंट है। तो अब देखिए,
एक एग्जाम्पल है OH माइनस। क्या है? OH माइनस मतलब OH मिलकर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। उसके अलावा एक होता है CN माइनस, मतलब कि कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं साइनाइड। CYANIDE, साइनाइड। अच्छा, MnO4। MnO4 ऑक्सीजन 4 होते हैं। अगर कभी भी हमें लिखना होता है कि ऑक्सीजन अगर हम 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, तो ये नीचे लिखा जाता है, ठीक ना। मैं पहले भी लिखा था NH4, तो 4 नीचे लिखा था मैंने, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो MnO4 टोटल मिलकर अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, टोटल Mn4 मिलकर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पर मैग्नेट। क्या बोलेंगे? और अगर टोटल MnO4 मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, डाइवैलेंट में अगर आ जाएगा, ये पूरा Mn4 मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब भी स्टेबल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो MnO4 तब भी स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको परमैग्नेट बोलेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको सिर्फ हम मैग्नेट बोलेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी या बुक में भी पूछ दिया जाता है कि लिखो पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला लिखो, तो पोटेशियम परमैग्नेट लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे? MnO4 माइनस वाला यूज करेंगे। और कभी बोल दीजिएगा लिखो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला लिखो, तो MnO4 2 माइनस का यूज करेंगे। वो मैं आगे देखूंगा, अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले सीख तो लें इसको। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना, उसको भी देखिए। जैसे कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज आता है। क्या आता है? -4। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। और अगर एक किसमें हाइड्रोजन जोड़ देना, यानी HCO3 कर दें, तो एक ही माइनस इसके ऊपर आएगा। ओके, एक ही माइनस आएगा, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। देखिए ये सारी चीजें आपके लिए नई है, लेकिन जब इन सबका मैं बार बार यूज करूंगा ना, मैं ही इतनी बार यूज कर दूंगा आप लोगों के सामने कि ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक ना। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या है कैसे है। का बहुत सारी चीजें तो हमें लॉजिक से भी समझ में आ गई, और कुछ चीजें आप याद कर लीजिए, आगे धीरे 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 आपको ना वो बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा जैसे कि आपको बाकी सारी चीजें जो कि जरूरत की भी नहीं होती और दिमाग में हमेशा फिट रहता है ना, वैसे ही। आगे और देखते हैं। तो और भी हैं मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट और भी हैं। सबसे पहले मैं डाइवैलेंट को कंप्लीट कर लेता हूं। तो देखिए सल्फर जो होता है ना, सल्फर ये -2 होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और अगर यही सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बना ले, SO3 बना ले, और इसके ऊपर चार्ज आ जाए 2 माइनस, टोटल के ऊपर कितना चार्ज आ जाए? 2 माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सल्फाइड, ITE, ठीक ना। और IDE कब बोलेंगे? तो IDE बोलेंगे सिर्फ सल्फर के ऊपर 2 माइनस हो, और सल्फर O3 के साथ मिलकर 2 माइनस होगा तो इसको बोलेंगे सल्फाइड। और अगर सल्फर 4 ऑक्सीजन को ले ले और अपने ऊपर 2 माइनस रखे, पूरा SO4 अपने ऊपर 2 माइनस रखे, तो इसको बोलेंगे हम लोग सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। तो आई थिंक सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट आपको क्लियर हो गया होगा, ओके ना। मोनोवैलेंट में 2 और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
एक और याद रखिएगा, क्रोमेट और डाइक्रोमेट ये भी कई बार यूज किया जाता है, ठीक ना। तो CrO4 2- हो और अगर Cr2O4 इन पूरे के ऊपर 2- हो, सॉरी ये Cr2O7 है, ठीक ना, ये Cr2O7 है। ये Cr2O7 है, मतलब पूरे Cr2O7 के ऊपर 2- है और यहां पर CrO4 के ऊपर 2- है। तो अगर CrO4 के ऊपर 2- है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेट, ChROMATE, क्रोमेट। और अगर Cr2O7 के ऊपर 2- है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट। तो ये आपको डाइक्रोमेट TE लिख लीजिएगा, TE। तो ये आपको डाइवैलेंट अब यहां पर कंप्लीट होता है। इतनी सारी डाइवैलेंट आपको दिमाग में रखनी है, आगे यूज कर करके हम लोग और भी इसको कंठस्थ कर लेंगे। फिलहाल आप लोग एक दो बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अभी मोनोवैलेंट में थोड़ा सा और है, मैं वो लिखवाता हूं और फिर ट्राइवैलेंट में लिखवाता हूं, ठीक ना। तो मोनोवैलेंट का भी जो लाइन है उसको मत कीजिएगा। हाँ, डाइवैलेंट आपका कंप्लीट हो गया, देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। तो यहाँ पे जो बचे हुए मोनोवैलेंट है मैं वो लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। मोनोवैलेंट और क्या क्या हो सकता है मोनोवैलेंट में? तो जैसे वहां पर सल्फर जो था, सल्फर उसके ऊपर 2- था ना, सल्फर के ऊपर क्या था, देखो यहाँ पे 2- था। एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर मिल जाए, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाए, तो पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम क्या था, सल्फाइड। पहले नाम क्या था, सल्फाइड। अब अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस वाला आएगा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा और टोटल के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। सल्फर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका नाम होगा बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। वैसे ही कार्बोनेट का मैं जैसे मैंने बताया था ना, कार्बोनेट अगर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। वैसे ही सल्फर, ये सल्फर अगर सल्फाइड है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। सेम वैसे ही सल्फाइट और सल्फेट में भी होता है। ये जो सल्फाइट आप देख रहे हैं ना, ये सल्फाइट, ये सल्फाइट और सल्फेट में भी अगर एक एक हाइड्रोजन हम जोड़ दें यानी HSO3 कर दें तो यहां पर एक माइनस आ जाएगा, और HSO4 कर दें तो एक माइनस आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के साथ आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट। तो ये भी एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं, कोई ऐसा नहीं है, अगर आप याद कर लोगे तो उल्टी हो जाएगी आपको, तो एक बार लिख भी लीजिए इसको, HSO3 माइनस। अब एक माइनस, ठीक ना, सिर्फ एक ही माइनस क्योंकि मोनोवैलेंट में है ही, और एक माइनस क्यों हुआ ये भी रीजन समझ में आ गया। हाइड्रोजन ने एक प्रोटॉन, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आया था, ओके ना। तो HSO3 माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं ना कि ये 11th और 12th के बच्चों को भी अच्छे से मैं नहीं मालूम होता, या इसको बोल देंगे बाइसल्फाइड। बात समझ रहे हैं, उन लोगों को भी ना प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों में, नॉलेज ही नहीं होता। इतनी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब चैप्टर में आप लोग घुसोगे ना तो मालूम चलेगा इसकी अहमियत, अभी तो आप लोगों को ज्यादा नहीं मालूम चलेगा। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, सॉरी BI।
हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट। तो ये आपका कंप्लीट हुआ अब मोनोवैलेंट। बात समझ में आई? तो ये जो मोनोवैलेंट मैंने इधर लिखा है इसको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो पीछे से आपको समझ में आ गया। अगर HH आ जाएगा तो एक एक निगेटिव कम हो जाता है, डाईवैलेंट से लेते हैं और उसके बाद इसका नाम इस तरह से रख दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये भी बात क्लियर हो गई। देखिए मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं ताकि आपको बोझ ना लगे, ठीक ना। अब ट्राईवैलेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ट्राईवैलेंट में दो और होते हैं, क्या होते हैं भाई? अगर फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करता है तो इसको फॉस्फाइड बोलते हैं। अगर यही फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर PO3 बनाता है और इसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज होता है, पूरे PO3 के 3 निगेटिव चार्ज होता है, या PO4 के ऊपर 3 निगेटिव चार्ज होता है। अब ये कैसे बनता है PO4 और PO3, ये आपके सिलेबस की बात नहीं है। बस आप इतना समझिए कि फास्फोरस अगर सिर्फ फास्फोरस के ऊपर 3 माइनस होगा तो उसको फॉस्फाइड बोलेंगे, और ऑक्सीजन के साथ उसने मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाया है और टोटल मॉलिक्यूल पर 3 माइनस है, PO3 के ऊपर 3 माइनस है, तो इसको हम लोग फॉस्फाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉस्फाइट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PO4 के ऊपर 3 माइनस है तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे बॉस? फॉस्फेट। तो अब ये आपका मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट कंप्लीट हुआ। अब आप लोग यहां पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन कैसे बनते हैं, कैसे इक्वेशन बनती हैं, वो देखना शुरू कर दें, ठीक ना। तो ये सारे मोनोवैलेंट हो गए। यहां तक तो आपको मोनोवैलेंट पिछले वाले लॉजिक से ही याद होगा, यहां तक। क्यों? यहां तक कि मोनोवैलेंट आप लोगों को तो पीछे वाली लॉजिक से ही याद होगी अगर देखा जाए तो। दूसरा कलर ले लेता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? और उसके बाद उसके आगे का जो है वो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, ठीक ना। हालांकि इसमें काफी सारी चीजें तो इधर से मिलती जुलती भी हैं डाइवैलेंट के साथ, तो आप डाइवैलेंट के साथ थोड़ा सा इनको रिलेशन बना बना कर याद कर लीजिएगा। ये देखिए सल्फाइड क्या होता है, अगर पूछे कोई कि सल्फाइड क्या होता है भाई, तो सल्फाइड ये रहा आपका, इसके ऊपर अगर 2 माइनस है। वहीं अगर कुछ पूछे कि सल्फाइट क्या होता है तो ये सल्फाइट है, ये आपका सल्फेट है। तो अब तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी ना कि आइड, आइट, एट क्या होते हैं। कार्बोनेट ये होता है लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है। सल्फाइड ये होता है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड, एच एक एच लगा दो, ठीक ना। हाइड्रोजन सल्फाइट एक एच लगा दो, हाइड्रोजन सल्फेट एक एच लगा दो, या बाई सल्फेट, बाई सल्फाइट भी उनको बोलते हैं, ओके ना। और ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप कि पर मैग्नेट MnO4 के ऊपर 1 माइनस होगा, और मैग्नेट अगर होगा तो MnO4 के ऊपर 2 माइनस होगा। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कभी कभी MnO4 एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी स्टेबल हो जाता है और कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भी स्टेबल हो जाता है, इस कारण से ये चीजें होती हैं। क्यों होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आपके सिलेबस का नहीं है अभी, ठीक ना। और ये ट्राइवैलेंट में बस आपको 3-4 याद रखने हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट। एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज शायद छूट रही है यहाँ पे, रुकिए देख लो। हाँ एक चीज छूट रही है, सॉरी। एक चीज क्या छूट रही है? देखिए ये है नाइट्राइड, ये है आपका नाइट्राइड। तो ये नाइट्राइड क्या है? N3 माइनस। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो N3 माइनस। तो N3 माइनस इज द नाइट्राइड। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट क्या होता है वो एक बार देख लीजिए, वो आपका मोनोवैलेंट होता है। ये मतलब आपको एडिशन में याद करके रखना होगा, ठीक ना, कि जो नाइट्राइड होता है वो N3 माइनस होता है, लेकिन जो आइड वाला जो होता है ना, ये आइड वाला ये -3 होता है, लेकिन आइट और एट वाला ये -1 होता है। मोनोवैलेंट होता है वो। क्या होता है भाई? मोनोवैलेंट। यानी कि नाइट्रोजन अकेला था, जब नाइट्रोजन अकेला था और इसके ऊपर 3 माइनस थे तो ये क्या था? नाइट्राइड। ये क्या था भाई? नाइट्राइड। ये क्या था? ट्राइवैलेंट था। और जब नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो इसके ऊपर एक ही निगेटिव चार्ज आएगी और इसका नाम होगा नाइट्रेट।
नाइट्राइट, आइट वाला। और जब N 3 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और इसके ऊपर एक ही निगेटिव चार्ज रहेगा तो इसका नाम होगा नाइट्रेट। क्या ये बात क्लियर हुई? तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के केस में ये थोड़ा सा अलग होता है। नाइट्रोजन अगर नाइट्राइड है तो वो क्या होगा भाई? नाइट्राइड है तो वो आपका N के ऊपर 3 माइनस होगा, और अगर नाइट्राइट ITE है या ATE है तो वो NO2 और NO3 के ऊपर एक एक माइनस होगा। ओके ना, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, ये सब कुछ बनाएंगे, ये सब कुछ बताएंगे, ये सारे एग्जांपल्स करवाएंगे, फिर आपको ये होमवर्क देंगे और इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ताकि ये टॉपिक पर आप पूरा का पूरा आपका कमांड हो जाए। उसके बाद हम लोग ये सॉल्यूशन बताने के बाद फिजिकल और केमिकल चेंज थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। अब आपको लग रहा होगा इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन इसकी अहमियत आपको आगे चलेगी मालूम चलेगी कि क्यों इतना टाइम लग रहा है और क्यों हम लोग इतना टाइम इन बेसिक चीजों पर दे रहे हैं, ठीक ना। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आपको मालूम हो तो, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।